चलिए, तो कल करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब हमने पढ़ा था, अब उसके आगे अपन डिस्कस करते हैं आज किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के दो लॉ थे। एक को बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको ब्रीफ में बोलते हैं केसीएल या जंक्शन लॉ, क्योंकि एक पार्टिकुलर जंक्शन के लिए यूज होता है। सेकंड लॉ होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप्स लॉ। ये दो लॉ है, ब्रीफ में बोलते हैं केसीएल एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, और सेकंड लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल। ठीक, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी केसीएल, और इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ, क्योंकि एक पार्टिकुलर जंक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। तो किसी भी सर्किट में, सर्किट कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी सर्किट में एक पार्टिकुलर जंक्शन पर जितनी भी करंट मीट हो रही है, जितनी भी करंट्स मिल रही है, उन सब का अलजेब्रिक सम ऑलवेज जीरो होगा। एंड एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स विल बी जीरो। ठीक है, अलजेब्रिक सम्स का मतलब ये है कि आने वाली करंट, जंक्शन पर आने वाली करंट को अपन पॉजिटिव ले लें तो जंक्शन से जाने वाली करंट को नेगेटिव लेंगे, या इसका उल्टा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी करंट का समेशन जीरो होगा। अब किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट आगे पास हो जाएगी, उस पार्टिकुलर जंक्शन पर करंट का लॉस नहीं होगा। और करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का लॉस नहीं हो रहा मींस चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। ठीक, ये बहुत बार नीट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट लॉ किसको ओबे करता है? तो फर्स्ट लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, इसको याद रखिए। ठीक, क्लियर? चलिए अब इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे एक सर्किट मैंने बनाया, तो यहाँ पर जंक्शन P पर सपोज इधर से करंट आ रही है I1 और इधर करंट जा रही है I2, इधर करंट जा रही है I3। तो फर्स्ट लॉ से इस पार्टिकुलर जंक्शन P पर सभी करंट का समेशन जीरो होगा। अब जंक्शन P पर आने वाली करंट I1 को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो I2 और I3 को नेगेटिव ले गए, तो इन तीनों का सम जीरो के इक्वल होगा। यानी I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3। और आप लोग जानते हैं कि जितनी करंट इधर से आएगी उतनी करंट आगे पास हो जाएगी, यानी I1 दो पार्ट में डिवाइड हो गई। दूसरा एग्जांपल, ये जो सर्किट दिख रहा है, इसमें इस टर्मिनल A, टर्मिनल B और टर्मिनल C पर यदि आपको वोल्टेज दिए और जंक्शन P का वोल्टेज निकालना है, ठीक, तो वही फर्स्ट लॉ यूज करें। तो अभी यहाँ पर अभी जंक्शन P का वोल्टेज अपने को मालूम नहीं है, तो जंक्शन P पर करंट किधर से आएगी, मतलब जंक्शन P की तरफ आएगी या जंक्शन P से टर्मिनल A B C की तरफ जाएगी, अपने को मालूम नहीं है। तो तीनों करंट को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, वो तो जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो करंट यदि पॉजिटिव आ रही है तो मींस आपने जो करंट की डायरेक्शन कंसीडर करी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। और कैलकुलेशन करने पर आंसर यदि नेगेटिव आए, करंट नेगेटिव आए, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन कंसीडर करी उसका अपोजिट करंट फ्लो हो रही है। तो अभी अपने को यहाँ पर वोल्टेज मालूम नहीं है, करंट की डायरेक्शन किधर होगी ये नहीं मालूम है, तो मैंने तीनों करंट को पॉजिटिव ले ली। तो जंक्शन P पर तीनों करंट IA प्लस IB प्लस IC का सम जीरो होगा। अब यहाँ पर ओम्स लॉ से करंट के प्लेस पर लिख सकते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इन तीनों पार्टिकुलर ब्रांचेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस मैंने लिख दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे टर्मिनल A B C के वोल्टेज दिए, वो पुट किए, ये तीनों रेजिस्टेंस दिए वो रखे। तो इस तरह से इसको आगे सॉल्व करके जंक्शन P का वोल्टेज अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। इस पर किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन इस तरह से होता है। ठीक, चलिए इसमें आगे अपन डिस्कस करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इसको एक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अप्लाई करते हैं, और इसको लूप्स लॉ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप्स लॉ। ठीक, तो इसको अपन किसी पार्टिकुलर क्लोज सर्किट के लिए लगाते हैं, मतलब किसी एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर या किसी एक लूप के अंदर, आप एक क्लोज लूप कंसीडर करें, क्लोज सर्किट कंसीडर करें, तो उसके अंदर जितनी भी ब्रांचेस है, यानी रेजिस्टिव ब्रांच या कैपेसिटिव ब्रांच या इंडक्टिव ब्रांच, मतलब जितने भी रेजिस्टिव या कैपेसिटिव इंडक्टिव जितने भी ब्रांचेस है, ठीक है। अभी इस चैप्टर में तो हम ओनली रेजिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं, तो सभी जितनी भी ब्रांचेस है उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम उस लूप के अंदर, उस पार्टिकुलर लूप के अंदर जितने भी सेल्स आ रहे हैं, जितने भी सेल आ रहे हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। यानी समेशन ऑफ potential difference across all branches is equal to the summation of EMF
ऑफ ऑल सेल्स इन दैट लूप। ठीक, तो सिग्मा v इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब यहाँ पर इस चैप्टर में अपन जनरली रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर v के प्लस i इनटू r ले लें, तो समेशन ऑफ ये समेशन कौन सा लेंगे, अलजेब्रिक समेशन, मतलब डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो सिग्मा i इनटू r इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये हो गया सेकंड लॉ। ठीक, और ये सेकंड लॉ जो है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, वोल्टेज का कोई लॉस होगा नहीं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जितना भी ईएमएफ या सोर्स का वोल्टेज होगा वही सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस जितने भी ब्रांचेस है उनके क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि सेकंड लॉ ऑलवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ इसको जब भी अपन अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक, तो I इनटू R और समेशन E की मतलब सेल का ईएमएफ जो उसकी डायरेक्शन कैसे कंसीडर करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो भी अपन लूप कंसीडर करेंगे, क्लोज सर्किट कंसीडर करेंगे, उसमें अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं, मतलब लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, अपनी मर्जी से अपन इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं। तो जो भी अपन लूप की डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में अपन चलेंगे लूप में, उसी डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रही है, मतलब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन यदि सेम है तो I इनटू R को पॉजिटिव लेंगे, और लूप की डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो हो रही है तो I इनटू R को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो भी अपन लूप की डायरेक्शन लेंगे उस लूप के अंदर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आते हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर इंटर होते हैं, मतलब लूप में अपन पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में अंदर जा रहे हैं तो ईएमएफ नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से डायरेक्शन अपने को ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे आपको नोट्स वगैरह बनाना है, ठीक, तो आप इस वीडियो को पॉज करके, ये जो मैंने आपको पूरी थ्योरी अच्छे से लिखी हुई है बोर्ड पर, तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, स्कूल एग्जाम के हिसाब से या किसी भी कॉम्पिटिटिव हिसाब से आप अपने पार्टिकुलर नोट्स बनाते जाएं, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते जाएं। ठीक, अब यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए अपन एक छोटा सा लूप कंसीडर करते हैं। ठीक, ये आपको सर्किट दिख रहा है, क्लियर है। आप सपोज यहाँ पर इस सेल का ईएमएफ E1 इस सेल की ईएमएफ E2 से ज्यादा, वो आपको न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन किससे डिसाइड होगी, जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा उसके कारण करंट फ्लो होगी। तो सपोज यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन E2, तो करंट इसके कारण फ्लो होगी, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आती है, तो यहाँ पर लूप में करंट फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी जो सिंगल लूप दिख रहा है, देखो एक सिंगल लूप के अंदर सब जगह करंट का फ्लो सेम होता है, तो पूरे लूप में यहाँ पर यदि करंट आई फ्लो रही तो सब जगह करंट का फ्लो सेम रहेगा। ठीक है, एक ही करंट फ्लो होगी। एक से ज्यादा लूप्स होते हैं तो करंट अलग अलग कंसीडर करते हैं, सिंगल लूप के अंदर तो सब सीरीज में रहेंगे। ठीक है, तो सभी में करंट का फ्लो सेम होगा। चलिए अब यहाँ पर अपन करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले ली, करंट की डायरेक्शन है, तो फॉर दिस एंटी क्लॉकवाइज लूप सेकंड लॉ लगाए सिग्मा L इज इक्वल टू सिग्मा E। चलिए, तो यहाँ पर इस लूप के अंदर दो ब्रांचेस दिख रही है R1 और R2, तो दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस I इनटू R का अलजेब्रिक सम, उस लूप के अंदर जितने सेल है उनके अलजेब्रिक, उनकी ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। चलो, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है और लूप की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, यानी दोनों का I इनटू R पॉजिटिव होगा, तो I इनटू R1 और I इनटू R2 दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सम इस लूप के अंदर जो सेल आ रहा है, तो देखो यहाँ पर अपन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं तो E1 पॉजिटिव लिया, और इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल इंटर हो रहे हैं तो E2 नेगेटिव लिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सेकंड लॉ का यूज हो रहा है। क्लियर, दूसरा सर्किट अपन देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ को समझने के लिए। चलिए, अब इस सर्किट में, ठीक, सर्किट आपको दिख रहा है। अब सपोज आपको इसमें करंट I1 और I2 निकालना है, क्वेश्चन आपको दिया है इस तरह से कि फाइंड द करंट I1 एंड I2। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन वगैरह सब लूप में दिया रहेगा। ओके, ये करंट की डायरेक्शन वगैरह सब आपको दी हुई रहेगी। ठीक, और नहीं भी दी हो तो आप करंट के डायरेक्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। आंसर यदि करंट का पॉजिटिव है तो जो आपने डायरेक्शन कंसीडर करें उसी में करंट फ्लो हो रही है, नेगेटिव आए तो आपने जो करंट की डायरेक्शन कंसीडर करें उसका अपोजिट करंट फ्लो होगी। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पर I1 I2 निकालने के लिए अपन दो लूप बनाते हैं। ठीक है, पहले मैं लूप लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन लूप
मैं करंट की डायरेक्शन में लूप कंसीडर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पहले ऊपर वाला लूप ले रहे हैं, फिर ये नीचे वाला लूप लेंगे। ये एक लूप ऊपर बन जाएगा, एक लूप नीचे बन जाएगा। एक आप बाहर बाहर भी लूप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज I1 I2, तो अपना काम दो इक्वेशन से हो जाएगा। तो दो लूप कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये। ठीक, तो यहाँ पर मैं पहले लूप ले रहा हूँ, इन लूप A B C D A एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें मैं सेकंड लॉ लगा रहा हूँ, सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा I। तो देखिए ऊपर वाले लूप में दो ब्रांचेस है, अपन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें जो करंट फ्लो रही है I1 वो लूप की डायरेक्शन में फ्लो रही है। यानी ये जो लूप का पाथ है इसका ध्यान रखिए, इस डायरेक्शन में अपने को चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसमें करंट फ्लो रही है, तो इसका I1 into R1 पॉजिटिव होगा। फिर अपन ऐसे जा रहे हैं, जबकि इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, मतलब आप जिस C से D की तरफ अपन लूप की डायरेक्शन लिए, जबकि करंट उसके अपोजिट फ्लो रही है, तो I2 into R2 नेगेटिव होगा। ठीक, तो इस लूप की दोनों ब्रांचेस का सम हो गया है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ EMF। चलिए अब इसमें देखो, इस लूप के अंदर दो सेल आ रहे हैं, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आने तो E1 पॉजिटिव, और ये ऐसे जा रहे हैं तो इसमें E1 तो पॉजिटिव होगा, लेकिन E2 क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा लूप लेते हैं अपन नीचे वाला, इन लूप D C E F D, इन लूप की डायरेक्शन जाने के मैंने यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज दी। चलिए अब इस नीचे वाले लूप में अपन दो ब्रांच दिखते हैं R2 R3, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे। अब इसमें तो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में है, तो I2 into R2 पॉजिटिव होगा। फिर ऐसे जा रहे हैं, चलिए यहाँ से करंट आ रही है I1, यहाँ से करंट I2, तो यहाँ से टोटल करंट कितनी फ्लो किया I1 प्लस I2 फर्स्ट लॉ से। ठीक, तो इसमें भी करंट के डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन सेम है, तो इसका भी R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस I इनटू R वो भी पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू सिग्मा E। तो इस लूप में तो एक ही सेल है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, तो E2 नेगेटिव होगा। ठीक, इस तरह से दो इक्वेशन बन गई। यहाँ पर यदि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके अपन करंट I1 I2 निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ किरचॉफ लॉ हुए, और ये जो दो एग्जांपल्स मैंने बताए किरचॉफ सेकंड लॉ के स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है। आप थोड़ा इनको अच्छे से ध्यान रखें, नोट्स बना लें, तो इन पर आप अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर आगे और अपन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनका यूज और आपको समझ में आता रहेगा। ठीक।